जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो, हम लोग का क्लास जो चल रहा था, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। आज हम लोग देखने वाले, हालांकि लगता है मैंने तृतीय क्षेत्र भी मैंने पढ़ा दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। देखो, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग का क्लास चल रहा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र चल रहा था। तो हमने प्राइमरी सेक्टर को देख लिया, जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको नेचुरल सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, नेचुरल तरीके से किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया था? तो द्वितीय क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को मैंने क्या बताया था? सेवक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सर्विस सेक्टर कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को मैंने आपको क्या बताया था? तो द्वितीय क्षेत्र को इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, मतलब जो भी उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, जो नेचुरल तरीके से उत्पादन किया जा रहा है, जो नेचुरल तरीके से उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि धान की खेती, तो धान का उत्पादन किया जा रहा है, गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, बाजरे का उत्पादन किया जा रहा है, मक्के का उत्पादन किया जा रहा है, चना का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये सब तो उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से? नेचुरल तरीके से। तो ये चला जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, है ना, प्राइमरी सेक्टर में चला जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र का, तो इसमें मैंने क्या बताया? मैन्युफैक्चरिंग आ गया, है ना, कंपनी फैक्ट्री आ गया, जहां पर उत्पादन किया जा रहा है, इंडस्ट्री में किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन किया जा रहा है। तो ये चला गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। इसको दूसरा नाम है इसका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। और मैंने बताया था आपको तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आते हैं वो लोग जो लोग सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं। तो इसमें आ गया सेवक लोग, मतलब सर्विस सेक्टर। इसको कहा गया सर्विस सेक्टर। क्या कहा गया? सर्विस सेक्टर। तो आज हम लोग देखने वाले चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। इसके अलावा मैंने बताया था आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज हम लोग पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर, ऑनर के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया। तो ऑनर के आधार पर मैंने यहाँ पर देखो 4 वर्ग लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट दो ही याद रखना: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और शर्त या कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आओ देखते जो दो टॉपिक रह गया था, चतुर्थ क्षेत्र क्या है और पंचम क्षेत्र क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर क्या है और क्यूनरी सेक्टर क्या है। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, नेचुरल सेक्टर आते हैं, इसमें चलेगा प्राथमिक क्षेत्र में। जो प्राकृतिक संसाधन वो चले जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र तो हल्का मैं रिवीजन कर रहा हूँ, कच्चे माल को मूल्यवर्धन करके, है ना, उसको मूल्यवर्धन करके उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं को आटा में पीसकर बिस्किट बनाना। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। इसमें जो स्किल लेबर आता है उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, नॉन स्किल ब्लू कॉलर जॉब। हालांकि मैंने ये सब चीजें बता दिया। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसको प्राइमरी सेक्टर कहा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया। आज हम लोग देखने वाले चतुर्थ क्षेत्र, है ना। चतुर्थ क्षेत्र कहा गया भाई? चतुर्थ क्षेत्र ये रहा। ये देखो, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया गया। मतलब वो जो ज्ञान आधारित उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है, लेकिन किस आधारित है? ज्ञान उद्योग है। जैसे अनुसंधान इंस्टीट्यूट, है ना, विकास केंद्र, डेवलपमेंट सेंटर, जो विकास के अंदर आ गया। वैज्ञानिक लोग, शोधकर्ता, जहां पर रिसर्च किया जाता है, जैसे इसरो हो गया, डर्डो हो गया, है ना। इसरो, डर्डो, ये जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, जहां ज्ञान आधारित है ना, ज्ञान आधारित जो इंडस्ट्रीज है। देखो इसरो, डर्डो में क्या किया जाता है? तो इसरो में सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना, नए नए सैटेलाइट बना, तो वहां भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन किस प्रकार का प्रोडक्शन? ज्ञान आधारित प्रोडक्शन, है ना। ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया गया चतुर्थ क्षेत्र में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बताओ, जो वैज्ञानिक लोग है, हालांकि वो लोग वैज्ञानिक लोग सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं, तो वो लोग सर्विस कर रहे हैं, लेकिन किस क्षेत्र में जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। हालांकि तृतीय क्षेत्र को भी तो सर्विस सेक्टर कहा गया है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा है? सर्विस सेक्टर कहा गया। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि बताओ, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो लोग किस क्षेत्र में जाएंगे? वो लोग चतुर्थ क्षेत्र में जाएंगे। ये किस क्षेत्र में जाएंगे? चतुर्थ क्षेत्र में। और एक रहेगा पंचम क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम स्तर पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। देखो इसका क्या मतलब हो गया? तो पंचम क्षेत्र में वो लोग आएंगे जो लोग नीति का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, जो लोग राजनेता हो गए। देखो देश के राजनेता लोग हो गए। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग नीति निर्माण करते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं। तो जो लोग कानून बनाते हैं, नीति बनाते हैं, तो वो लोग सारे कहाँ जाएंगे? पंचम क्षेत्र में। और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ राजनेता लोग किस क्षेत्र में जाएंगे? तो पंचम क्षेत्र में। जो लोग कानून बनाते हैं, नीति बनाते हैं, वो लोग चले जाएंगे पंचम क्षेत्र में। अर्थात राजनेता लोग, जो लोग मतलब MP, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद लोग
होते हैं, जो राजनेता होते हैं, बड़े स्तर पर जो राजनेता होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, किस क्षेत्र में जाएंगे? पंचम क्षेत्र में जाएंगे। इसके अलावा जो कंपनी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उसमें जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, जिसके द्वारा कंपनी का रूल रेगुलेशन सेट किया जाता है। मतलब क्या रूल रेगुलेशन रहेगा, क्या कानून रहेगा, क्या नीति रहेगी। हर एक कंपनी की अपनी नीति होती है ना, अपना नियम कानून होता है। तो जो कंपनी के लिए जो नियम कानून जो बनाया जाता है, वो लोग किस क्षेत्र में जाएंगे? पंचम क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन याद रखना, जो कंपनी में काम करते, जो इंप्लॉय होते, वो लोग क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे, सर्विस कर रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। लेकिन जो लोग नीति बनाते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, फाउंडर होते हैं, जो लोग कंपनी का रूल रेगुलेशन सेट करते हैं कि कंपनी का क्या रूल रेगुलेशन होगा, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, तो वो लोग चले जाएंगे पंचम क्षेत्र में। और दूसरी बात, जो देश के, संपूर्ण देश के जो लोग कानून बनाते हैं, जो राजनेता होते हैं, तो जो संपूर्ण देश के लिए जो नीति निर्माता होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, वो चले जाएंगे पंचम क्षेत्र में, है ना, पंचम क्षेत्र में चले जाएंगे। और जो लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, इसके अलावा जो भी विकास केंद्र हो गया, डेवलपमेंट, जो डेवलप सेंटर हो गया, अनुसंधान, जहां पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है, इसरो, डरडो, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सब चले जाएंगे चतुर्थ क्षेत्र में। तो आई थिंक ये 5 सेक्टर कंप्लीट हो गया। जो 5 क्षेत्र मैंने बताया था आपको, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो मैंने 5 सेक्टर मैंने आपको बताया था, 5 क्षेत्र बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर और क्वार्टनरी सेक्टर। पहले क्वार्टनरी को चौथा सेक्टर बोला जाता है, क्वार्टनरी सेक्टर, क्योनरी सेक्टर। तो ये मैंने 5 अलग सेक्टर मैंने आपको बताया, और पांचों को मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल सेक्टर कहा जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से संसाधन का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब बात की सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसी को मूल्यवर्धन कर करके नया फिर से उत्पादन, मतलब पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मूल्यवर्धन मतलब उसको मूल्य की वृद्धि कर दिया। जैसे प्राइमरी सेक्टर से आटा का उत्पादन किया गया, गेहूं का, है ना, गेहूं से आटा बनता है ना, तो आटे का उत्पादन किया गया, मतलब गेहूं का उत्पादन किया। जब वो सेकेंडरी सेक्टर में आया, तो उसी आटे को बिस्किट में बना दिया। जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा पदार्थ उसे जो मिला, जो आटे के रूप में उसे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ, उसी को क्या किया? बिस्किट के रूप में बना दिया, उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया। वो क्या किया? एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्शन किया। एक प्रकार से इंडस्ट्रीज सेक्टर जितने भी आ गए, मैन्युफैक्चरिंग जितने सेक्टर आ गए, वो चले गए सेकेंडरी सेक्टर में। जब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ जितने भी सेवा करते हैं, जितने भी नौकरी करते हैं, चले गए तृतीय क्षेत्र में। इवन आपसे पूछा जाएगा जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, वो तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। मतलब बिजनेस कर रहे हो, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हो, और किसी प्रकार का इंडस्ट्री है जहां पर उत्पादन किया जा रहा है, तो वो चले जाएगा तृतीय क्षेत्र में। लेकिन केवल बिजनेस कर रहे हो, सेवा दे रहे हैं, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एक प्रकार से सेवा प्रदान कर रहा है, तो किस क्षेत्र में जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो किसी प्रकार का वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज किसी प्रकार का वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? एक प्रकार सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो चला जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ जितने भी जाएंगे, वहां सेवा क्षेत्र वाले जितने भी रहेंगे, तृतीय क्षेत्र में चले जाएंगे। इसीलिए इसको बोला गया, तृतीय क्षेत्र को सेवा सेक्टर बोला गया, सर्विस सेक्टर बोला गया। और जब बात करते हैं चतुर्थ क्षेत्र की, तो चतुर्थ क्षेत्र में वो सारे लोग आ गए जो रिसर्च करते हैं ना, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक लोग आ गए, वो सारे चले गए। मतलब ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया गया चतुर्थ क्षेत्र में। पंचम क्षेत्र की बात करते हैं, जो तमाम प्रकार के जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो बड़े स्तर पर, जो राजनेता हो गए, जो संपूर्ण देश के जो नीति निर्माता होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, संपूर्ण देश के जो नीति निर्माता होते हैं, नियम कानून बनाते हैं, सभी प्रकार के राजनेता पंचम क्षेत्र में चले गए। इवन जो कंपनी फैक्ट्रीज के लिए जो नियम कानून बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होते हैं, ये तमाम प्रकार के नियम कानून बनाते हैं, कंपनी के लिए रूल और रेगुलेशन जो बनाते हैं, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक लोग भी होते हैं, उसमें कंपनी में बहुत सारे रिसर्च भी किया जाता है, इंजीनियर लोग भी होते हैं। तो तमाम प्रकार के लोग कहाँ चले जाएंगे? पंचम क्षेत्र पे। लेकिन याद रखना, पंचम क्षेत्र में वही लोग जाएंगे जो लोग नियम बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, लेकिन वो केवल सर्विस देते हैं, केवल इंप्लॉय है। तो किसी कंपनी में केवल इंप्लॉय है, सेवा दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो चले जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। लेकिन कंपनी का नियम कानून बना रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएंगे? पंचम क्षेत्र में जाएंगे। याद रखना, कंपनी में ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नीति निर्माता, कानून बना रहे हैं, तो पंचम क्षेत्र में। लेकिन वो केवल इंप्लॉय सर्विस दे रहे हैं, तो चले जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। चलो भैया, हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। वो किस आधार पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। ये देखो भाई, आर्थिक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, जो मैंने 5 अलग अलग भागों में बांटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर और क्योनरी सेक्टर, ये 5 अलग अलग भागों में बांटा, वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले शर्त या कार्य के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। देखो ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको तो साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो। संगठित क्षेत्र, देखो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो एक प्रकार से संगठित क्षेत्र में आते हैं, और जो छोटी मोटी कंपनी होती है, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसका जो क्लियर डेफिनेशन क्या हो सकता है? जिस कंपनी का टाइम, डेट, है ना, किस समय पर एम्प्लॉय को आना है, किस समय जाना है, मतलब उसकी छुट्टी कब, उसको अवकाश दिया जाएगा, कब उसको छुट्टी दी जाएगी, कंपनी को स्टार्टिंग टाइम क्या है और खत्म होने का समय क्या है, पूरा तरीके से रूल और रेगुलेशन सेट रहता है कि भाई कंपनी को जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी इंजीनियर है, जितने भी उसमें जो रिसर्च कर रहे हैं, मतलब बड़े लेवल से लेकर के छोटे कर्मचारी तक, सफाई कर्मचारी तक, जितने भी लोग हैं, सबका टाइम एंड डेट फिक्स रहता है। कितने लोगों को कितनी छुट्टी देनी है, कब उनको एंट्री करनी है, कब उन्हें छुट्टी देनी है, कितनी सैलरी होनी चाहिए, है ना, क्या सब सारी प्रक्रिया एक प्रकार से फिक्स रहती है टाइम
टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, समय के अनुसार होता है, समय अनुसार, समय अनुसार, समय अनुसार होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जिससे हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, जितनी भी बड़ी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां, जितनी भी सरकारी कंपनियां, सारी की सारी सरकारी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे, संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन जब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र में, तो जो प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट में कौन सी कंपनी, जो छोटे मोटे कंपनी है। अब बात करें जैसे टाटा कंपनी, भाई टाटा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, टाटा हो गया है ना, टाटा हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा इंडस्ट्रीज होगी, ये तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज है, तमाम प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कहां चलेंगे, संगठित क्षेत्र में चलेंगे। जो बड़ी कंपनी है उनका टाइम फिक्स रहता है, डेट फिक्स रहता है, कब छुट्टी देना है, कब एंट्री करना है, कब कंपनी खुलेगा, कब कंपनी बंद होगा, ये तमाम प्रकार की चीजें सब कुछ फिक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में जिसका टाइम एंड डेट कुछ भी फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेरे एक दुकान है, अब मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा एक दुकान है। अब दुकान जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, 8 बजे खोल रहा हूँ, 9 बजे खोल रहा हूँ, 10 बजे खोल रहा हूँ, मेरा मन क्या, मैं शाम को 3 बजे बंद कर दूं, मेरा मन है रात को 9 बजे तक बंद करूं, 9 बजे तक चलो उसके बाद बंद करूं, मेरा मन है कि नहीं दुकान को 10 बजे तक चालू रखूं। तो ये मेरे हाथ में कंट्रोल है। कोई मुझ पर कंट्रोल करेगा? जी नहीं, ये मेरे हाथ में कंट्रोल है। तो ये किस सेक्टर में जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा, असंगठित क्षेत्र में जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ, मैं जब कोई कंपनी में जॉब करने के लिए जाता हूँ, बड़ी कंपनी में, टाटा में अगर मैं जॉब करूँ, टाटा कंपनी में, टाटा टीसीएस में अगर मैं जॉब करूँ, तो बताओ क्या वहां पर मेरा टाइम फिक्स रहेगा कि नहीं फिक्स रहेगा? मेरी छुट्टी है, मेरी कितनी छुट्टी होगी साल भर में या महीने में, कितनी छुट्टी होगी, संडे ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, वीकेंड में मतलब लास्ट सप्ताह में मुझे छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब चीजें फिक्स होता है। तो वहां मैं अपने मन से नहीं कर सकता, मुझ पर कंट्रोल करने वाला कंपनी के कर्मचारी लोग होंगे, बड़े अधिकारी लोग होंगे कि मुझ पर रेगुलेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तुम इस तरीके से काम करो, तुम इस तरीके से काम करो, ये काम नहीं कर सकते, पर्सनल काम ऑफिस में नहीं कर सकते, कंपनी में नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से रूल रेगुलेशन सेट रहता है कि भाई तुम्हें काम करना है तो करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है तो करना है, अब अपने तरीके से नहीं कर सकते। उससे बोला गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज का मतलब हो गया, असंगठित का मतलब हो गया जहां किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया जाता, सिर्फ अपने मन से मेरा मन क्या, जब मरी, जब काम किया, जब मरी, जब मैं छुट्टी ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया दुकान का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो असंगठित वर्ग में आते हैं। जैसे मैंने एक स्कूल खोला, तो मेरे प्रश्न अपना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मन किया चलो भैया इस सप्ताह छुट्टी दे दिया जाए, 2 दिन छुट्टी दे दिया जाए। मेरा मन है कि नहीं, मैं संडे को ऑफ नहीं करूंगा, सैटरडे को ऑफ रखूंगा, संडे को मैं पढ़ाऊंगा, संडे के बदले में सैटरडे को ऑफ करूंगा। क्या मुझ पर कोई कंट्रोल करेगा? जी नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। लेकिन जब वही मैं बात करता हूँ सरकार, अगर मैं कोई अगर सरकारी स्कूल का कोई अगर मैं टीचर हूँ, क्या मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं करेगी? मैं अपने तरीके से काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सरकारी अगर मैं कोई स्कूल का अगर मैं हेडमास्टर बन जाता हूँ, प्रिंसिपल बन जाता हूँ, क्या मैं अपने तरीके से रूल रेगुलेशन सेट कर सकता हूँ? क्या मैं अपने तरीके से अपना स्कूल चला सकता हूँ? जी नहीं। तो उस पर किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल है। जो सरकार का रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि संडे को ही छुट्टी मिलेगा और इतने बजे से स्कूल खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, वही काम वहां पर चालू होगा। हालांकि ये बात अलग है कि पता नहीं ये सिस्टम वहां पर फॉलो होता है कि नहीं होता, पढ़ाई होता है या नहीं होता है, समय पर स्कूल खुलता है कि नहीं होता, ये मैं दावा नहीं कर सकता सरकारी स्कूल का। लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब धरातल पे क्या काम किया जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या। तो कहने का मतलब हो गया कि जिस पर समय की पाबंदी हो ना, कब छुट्टी देना है, कब मतलब कि कब एंट्री है, कब छुट्टी देना है, कितने छुट्टी देना है कंपनी में, कब काम तक करना है, क्या काम करना है, इस सभी चीजों पर मतलब कि टाइमिंग से लेकर के, मतलब एंट्री से लेकर के छुट्टी तक, और कितने दिन काम करना है, तमाम प्रकार की सैलरी से लेकर के, वेतन से लेकर के पेंशन तक, ये तमाम प्रकार की चीजें एक प्रकार से रूल रेगुलेट होती है। एक रूल बना हुआ है, एक नियम कानून बना हुआ है कि इतनी चीज होगा तो होगा, फिक्स है। और सब चीजें फिक्स होती है, जिसे हम बोलते हैं संगठित क्षेत्र। असंगठित जिसका कोई फिक्स नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, एक सरकारी हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और एक पर्सनल क्लिनिक है, किसी का क्लिनिक है। अब बताओ किस सेक्टर में जाएगा? तो भैया जो पर्सनल जो क्लिनिक चला रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब है, वो क्या कर रहे, एक प्रकार सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस वाले किस क्षेत्र में चले जाएंगे? तृतीय क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन जो पर्सनल क्लिनिक है, उनका मन हुआ 8 बजे खोलने का, मन तो 8 बजे खोलेंगे। उनका मन है 10 बजे खोलने का, किसी दिन 3 बजे बंद करके चलो क्लिनिक बंद, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, कोई मतलब कोई पेशेंट नहीं आ रहा, तो चलो बंद करके, कोई कभी 3 बजे बंद कर दी, कभी कोई सीरियस मरीज भी आ जाता है, कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो भैया आज 3 बजे बंद नहीं करना, रात को 8 बजे बंद करना है। तो इनका किसमें चले जाएगा? इधर तो चले जाएगा तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि लोग सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और इधर ऑर्गेनाइज में जाएगा कि अनऑर्गेनाइज में जाएगा? इधर असंगठित क्षेत्र में जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटल की, वही डॉक्टर साहब जब सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो तृतीय क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि वो एक प्रकार से इंप्लॉय है, सेवा दे रहे हैं, तो तृतीय क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इधर चले जाएंगे संगठित क्षेत्र। देखो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों वही व्यक्ति है, यहाँ भी डॉक्टर है, वहां भी डॉक्टर है, सेम डॉक्टर है। एक समय ऐसा आता है जो पर्सनल क्लिनिक चला रहे होते हैं तो चले जाते हैं तृतीय क्षेत्र में, और यहाँ असंगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन जब वही डॉक्टर साहब जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो तृतीय क्षेत्र में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जब इधर देखते हैं, कार्य के आधार पर जब देखते हैं, तो असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र में चले जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल वाले संगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, लेकिन जब पर्सनल क्लिनिक चलाते तो असंगठित। व्यक्ति वही है, काम वही कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड है कि उनका कार्य करने का दायित्व कैसे, वो
किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका शर्त या कार्य किस प्रकार है, संगठित है, असंगठित है, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर, मतलब वो कंपनी का मालिक कौन है, जो भी सेक्टर है वो सेक्टर के मालिक कौन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर साहब क्लिनिक चला रहे हैं, तो क्लिनिक तो चला रहे है ना, उनका कैसे क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक है, पर्सनल क्लिनिक है, तो उनका पर्सनल क्लिनिक मतलब प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट क्लिनिक है। तो डॉक्टर साहब जो क्लिनिक चला रहे हैं तो असंगठित क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इधर चले जाएंगे निजी क्षेत्र मीन प्राइवेट सेक्टर। मतलब उनका जो क्लिनिक है वो क्या किस प्रकार से रेगुलेट किया जा रहा है, किस प्रकार से चलाया जा रहा है, मतलब निजी तरीके से चलाया जा रहा है, प्राइवेट तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन जब बात करते हैं जब सरकारी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर में चला जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब सरकारी, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, सरकार रेगुलेट कर रहा है, सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, मतलब कंट्रोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन जब बात करते हैं निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र कहने का मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, कोई मतलब प्राइवेट कंपनी है, प्रकार से प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो जहां कोई पर्सनल व्यक्ति निजी मतलब स्वयं निजी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, निजी के द्वारा अपने द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो चले जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। कहने का मतलब जो कंपनी सरकारी हो सार्वजनिक क्षेत्र चला जाएगा, और जो कंपनी प्राइवेट हो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है वो बोलेंगे उसे कौन से सेक्टर में बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे निजी क्षेत्र में, वो चला जाएगा निजी क्षेत्र में। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र। ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, देखो ये ज्वाइंट वेंचर क्या है, ये संयुक्त क्षेत्र क्या है। देखो संयुक्त नाम ये ज्वाइंट, तो ज्वाइंट से क्या मतलब होता है, ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब होता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब सरकार का और प्राइवेट दोनों का उसमें शेयर होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे बोला जाए ज्वाइंट वेंचर। पीपी, ये पीपी मॉडल के आधार पर होता है। पीपी देखो पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है ना, पब्लिक और प्राइवेट, मतलब सरकार और प्राइवेट निजी कंपनियों के द्वारा, सरकारी कंपनियों द्वारा दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर एक प्रकार से ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं, और दोनों का शेयर इसमें होता है, कुछ कंपनी का शेयर होता है, कुछ सरकार का शेयर होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे बोला गया ज्वाइंट वेंचर बोला गया। ये पीपीपी मॉडल पे आधारित, मतलब ट्रिपल पी के मॉडल पे आधार पे ये काम किया जाता है इस पे, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सार्वजनिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां सरकारी कंपनी होती है, सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। हाँ, निजी क्षेत्र उसे कहते हैं जहां प्राइवेट कंपनियां होती है, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा, निजी लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जिसपे सरकार का कोई दायित्व नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता है, इससे हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे, निजी क्षेत्र बोलेंगे। एक होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र मतलब एक प्रकार से ज्वाइंट वेंचर, जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। और एक हो गया सहकारी, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, सहकारी। देखो क्या होता है, तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे होंगे तो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जो छोटे मोटे स्टार्टअप होते हैं, वहां सरकार क्या होता है, कोऑपरेट करती है, सरकार सीधे आकर के कोऑपरेट करते हैं, डायरेक्ट कोऑपरेट करते हैं, मदद करते हैं, वो चला गया सहकारी समिति। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखोगे, आप लोगों को एक बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेगा कि सरकार मदद करती है मत्स्य पालने में, मुर्गी पालन में, गौ पालन में, और तमाम प्रकार के जो जितने भी छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं, सरकार डायरेक्ट मदद करती है। जैसे कि आप लोग डेयरी देखोगे, जो डेयरी का उद्योग होता है ना, मिल्क उत्पादन, जो मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, डेयरी मिल्क का जो उत्पादन किया जा रहा है, उससे तमाम प्रकार की चीजों उत्पादन की जाती है, तो उसमें सरकार डायरेक्ट आकर के आपको कोऑपरेट करती है, आपको मदद करती है, ताकि वो बिजनेस आप आगे लेकर के जाओ, आगे बढ़े। अमूल डेयरी का एग्जाम्पल अच्छा तरीके से देखा जा सकता है। अमूल डेयरी एक प्रकार से क्या था, एक सहकारी कंपनी तो थी, सरकारी सेक्टर में तो आती थी, आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई अमूल कंपनी। तो इस प्रकार से आपका स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस के आधार पर आप लोगों ने देखा निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी। हालांकि देखो दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक सार्वजनिक क्षेत्र को ध्यान रखना और निजी क्षेत्र को ध्यान रखना है, लेकिन कहीं कहीं पर आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त क्षेत्र। ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, तो दोनों सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती है, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट वेंचर। ये ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित होती है। ट्रिपल पी कहने का मतलब पीपीपी मॉडल कहने का क्या मतलब हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट वेंचर। आई बात समझ में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर साहब, उनका पर्सनल क्लिनिक है, तो पर्सनल क्लिनिक कहाँ चला जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो उनका जो पर्सनल क्लिनिक है तृतीय क्षेत्र में चला गया, लेकिन वो किस प्रकार से है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उनके पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने मन की मर्जी है। उनका मन हुआ कि 8 बजे क्लिनिक खोले तो 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, मतलब किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में जाएंगे इसलिए क्योंकि वो सेवा दे रहे, और उनका पर्सनल क्लिनिक है तो चले जाएंगे असंगठित क्षेत्र में, उनका कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई संगठित क्षेत्र नहीं है, तो पर्सनल क्लिनिक चले जाएंगे असंगठित क्षेत्र में। और
अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो किस प्रकार से क्षेत्र में जाएंगे, प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे, निजी क्षेत्र में जाएंगे। और जब बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल की, वही डॉक्टर साहब जब सरकारी हॉस्पिटल में बैठेंगे तो इधर तृतीय क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि वो एक सेवा दे रहे। लेकिन इधर जब बात करते हैं कार्य के आधार पर तो वो चले जाएंगे संगठित क्षेत्र, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइज सेक्टर है। वही सरकारी हॉस्पिटल तो ऑर्गेनाइज है, मतलब सही टाइम पर हॉस्पिटल खुलेगा, टाइम से हॉस्पिटल खुलेगा, टाइम से बंद होगा, सब चीजें फिक्स होती है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, मतलब ऑनर के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, हालांकि इस क्षेत्र में मालिक कौन होगा, इस क्षेत्र का मालिक कौन होगा, जब इस क्षेत्र के स्वामित्व के आधार पर देखते हैं तो ये सरकारी हॉस्पिटल कहां चले जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। कहां चले जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। जब वही बात करते हैं पर्सनल क्लिनिक या प्राइवेट क्लिनिक की बात करते चले जाएगा निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सरकारी हॉस्पिटल, तृतीय क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो आई थिंक ये पीपीटी आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्षेत्र मैंने बताया आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ये शर्त के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो इंग्लिश में बोला जाता है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर इंग्लिश में बोला जाता है, एक ये संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट वेंचर जो ट्रिपल पी के मॉडल पर आधारित अपना काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक मैंने बताया कोऑपरेटिव, सहकारी समिति, सहकारी सेक्टर, कोऑपरेटिव। इसमें जो सरकार डायरेक्ट आकर के आपको मदद करती है, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, सरकार उसे बढ़ावा देना चाहती है कि आगे बढ़िए, आप लोग स्टार्टअप कीजिए, आगे बढ़िए और अपना कंपनी आगे बढ़ाइए। जैसे अमूल डेयरी आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल, अच्छे तरीके से आपने एग्जाम्पल देखा होगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो भैया, अब ये हम लोगों ने देख लिया। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है, जिसे सरकारी क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र केवल निजी क्षेत्र होते हैं, इसमें केवल प्राइवेट कंपनी आती है। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट वेंचर, सहकारी एवं निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से पीपीपी मॉडल पर आधारित ये काम करती है। देखो, संगठित क्षेत्र समय, वेतन, अवकाश नियम अनुसार होता है, जैसे सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना, रेलवे, पायलट एवं सभी बड़ी कंपनियां, जितनी भी सभी बड़ी बड़ी कंपनियां सब चली जाएगी संगठित क्षेत्र। लेकिन जो छोटी मोटी कंपनी है, जो छोटा मोटा स्टार्टअप है, और चले जाएगा असंगठित क्षेत्र। इसमें 90% आबादी आती है। देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने परसेंट आबादी आता है, 90%। जितने भी असंगठित क्षेत्र है, जितने भी भारत में कंपनी है, फैक्ट्रीज है, कंपनी जो छोटे मोटे स्टार्टअप है, वो कितनी उसकी आबादी है, 90% आबादी है। कितनी, 90% आबादी है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जो जिस पर नियम कानून, समय, वेतन, अवकाश नियम अनुसार होता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो केवल 10% है। कितना, 10%। ये डाटा आप लोग याद रखना। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखो कुछ शब्दावली, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, विनिवेश, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? व्हेन गवर्नमेंट सेल 51% और मोर देन 51% शेयर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, देन आई कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जब सरकारी कंपनी का शेयर 51%, ये 51% से ज्यादा जब सेल करती है, मतलब बेच देती है, तब क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम की कोई कंपनी है, ABC नाम की कोई कंपनी है। कैसी कंपनी है? सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी है। जब सरकारी कंपनी, ABC नाम की एक सरकारी कंपनी है, जब 51% शेयर सेल करती है या 51% से ज्यादा, देखो जब सरकारी कंपनी, कोई एक सरकारी कंपनी, ABC नाम की कोई सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, जब 51% शेयर या उससे ज्यादा, 51% हो जाए या उससे ज्यादा शेयर जब बेचती है, सेल करती है, तो हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। लेकिन जब सरकारी कंपनी के शेयर कुछ मात्रा में सेल करती है, फॉर एग्जाम्पल 10%, 15% या 20% या 2% या 1%, जब सरकारी कंपनी कुछ प्रतिशत, है ना, कुछ प्रतिशत शेयर बेचती है, तब उसे क्या बोलेंगे? विनिवेश बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, विनिवेश कहेंगे। जब सरकारी कंपनी के शेयर कुछ मात्रा में बेच देती है, तब इसे विनिवेश कहते हैं। लेकिन जब सरकारी कंपनी 51% शेयर बेचती है, मतलब आधे से 1% ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा जब शेयर बेचती है या उससे भी ज्यादा, 51% या 51% से जब ज्यादा शेयर बेच देती है, तब उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। एक शब्द और आता है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। ये क्या होता है? जब सरकारी कंपनी का कम से कम 51% शेयर खरीद लेती है, सरकारी कंपनी का नहीं, यहां हो जाएगा प्राइवेट कंपनी का, निजी कंपनी का। जब सरकार निजी कंपनी का कम से कम 51% शेयर खरीद लेती है, तो हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। देखो, एक होता है सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी क्या कर रही है ना, 51% शेयर बेच रही है, 51% का शेयर बेच रही है, मतलब हिस्सा 51% का जो मालिकाना हक है ना, वो बेच रही है, या उससे ज्यादा बेच रही है। जब सरकारी कंपनी जब शेयर बेचती है 51% या उससे ज्यादा, तब बोलेंगे
प्राइवेटाइजेशन, उस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। मतलब 51% हिस्सा आप कौन कंट्रोल करेगा? निजी कंपनी करेगा, प्राइवेट कंपनी करेगा। लेकिन जब बात करते हैं, जब सरकारी कंपनी कुछ ही मात्रा में शेयर करती है, मतलब सेल करती है, बेचती है, कुछ ही मात्रा में शेयर को बेचती है, तब क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, विनिवेश बोलेंगे। लेकिन जब 51% जब ज्यादा बेचेगी सरकार तो प्राइवेटाइजेशन, जब 51% कम बेचेगी, कुछ मात्रा में शेयर बेचेगी, तो बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट कंपनी का ही शेयर खरीद लिया, 51% प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया, तब बोलेंगे राष्ट्रीयकरण। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। एक स्पेशल टॉपिक है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक स्पेशल एक अपने टॉपिक है, मैं आगे बताऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। निजीकरण कोई सरकारी कंपनी है ना, सरकारी कंपनी वो 51% शेयर कर दिए, मतलब बेच दी किसी कंपनी को, किसी प्राइवेट कंपनी को। देखिए सरकार जब बेच रहा है तो किसे बेचेगी? प्राइवेट कंपनी को ही बेचेगी ना। सरकारी एक सरकारी कंपनी दूसरी सरकारी कंपनी को क्यों बेचेगी? वही सरकार का ही कंट्रोल है, जब भी बेचेगी तो प्राइवेट को ही बेचेगी। जब सरकारी कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को 51% या उससे ज्यादा प्रतिशत जब बेचती है, उतने प्रतिशत ज्यादा शेयर बेचती है, क्या बेचती है? शेयर को बेचती है, 51% से ज्यादा शेयर बेचती है, तो बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। लेकिन जब बोलेंगे कुछ ही मात्रा में शेयर को बेचा जा रहा है, सरकारी कंपनी के शेयर बेचा जा रहा है, तो विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। लेकिन जब वही बात करते हैं सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी का ही शेयर खरीद ले, तो बोलेंगे राष्ट्रीयकरण, बोलेंगे नेशनलाइजेशन बोलेंगे। तो आई थिंक ये तीन टॉपिक था, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब देखो ये डाटा देख लेते हैं, भारत के आर्थिक विकास देख लेते हैं। देखो इधर क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। मुख्य रूप से यही तीनों इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ और पंचम उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो भाई, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र 1971 के अकॉर्डिंग, अगर जीडीपी में देखा जाए 1971 के अकॉर्डिंग 56% था। लेकिन जो 2017 2018 देखते हैं तो घटकर 17% रह गया। और योगदान कितना है और जनसंख्या कितना, इस पर कितने लोग आश्रित है? 65% आबादी। मतलब कि आधे से ज्यादा आबादी इस सेक्टर पर निर्भर है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जीडीपी में योगदान का देखो, जीडीपी मत देखो, यहाँ देखो पॉपुलेशन कितना, कितने जनसंख्या आधारित है इस पर, कितने जनसंख्या आश्रित है इस पर, तो 65% आबादी इस पर आश्रित है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी सेक्टर है, आप ये मत देखिए कि 2018 में, आज के डेट में, वर्तमान समय जीडीपी में केवल 17% योगदान है। सबसे कम तो जीडीपी इसी का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। जीडीपी में योगदान कब दिया जाता है? जब उसका उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, तभी तो जीडीपी में योगदान दिया जा रहा है। तो इसका प्रोडक्शन कम है, ये तो हमें दिख रहा है, जीडीपी में कम योगदान तो ये दिख रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इस पर कितने लोग आश्रित है, कितने जनसंख्या, 65%, मतलब आधे से ज्यादा जनसंख्या आधारित है इस पर। तो सोचो, जिस देश की आबादी आधे से ज्यादा आबादी किसी एक सेक्टर पर होगा, किसी एक सेक्टर पर अगर आश्रित होगा, तो सोचो उसकी इकोनॉमी कितनी गड़बड़ वाली बात है। अगर इस क्षेत्र में कोई आर्थिक समस्या आता है तो केवल क्षेत्र मत देखिए, सेक्टर मत देखिए, ये आबादी देखिए, पॉपुलेशन देखिए, 65% आबादी, मतलब कि देश की जनसंख्या की आधे से ज्यादा आबादी। कल्पना करो, है ना, कल्पना करो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, जिसको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें कितने प्रतिशत आबादी? 65% आबादी, मतलब देश के आधे से ज्यादा आबादी। अगर इस सेक्टर को ग्रो किया जाएगा, अगर इस सेक्टर को अगर हम विकास करेंगे, इसमें आर्थिक उत्थान करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, तो कितने लोगों का कल्याण होगा? 65% आबादी लोगों का कल्याण होगा। मतलब आधे से ज्यादा लोग जो, मतलब कि जो विपरीत परिस्थिति में, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हैं, है ना, तो उन लोगों का कल्याण होगा, उनका वेलफेयर होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, आर्थिक कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा। तो कितने लोगों का? 65%, मतलब आधे से ज्यादा। इसीलिए सरकार को अच्छी से अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए, नए रेगुलेशन बनाने चाहिए, नए रूल बनाने चाहिए, अच्छे से अच्छी नीति बनानी चाहिए, अच्छे से अच्छे योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि प्राइमरी क्षेत्र, है ना, प्राइमरी सेक्टर और जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका कल्याण हो सके। केवल ये देखिए, ये मत देखिए कि इसमें केवल जीडीपी में 17% योगदान है, ये देखिए कितने लोग आश्रित है, 65% आश्रित है। अगर सरकार इस क्षेत्र को यूं ही छोड़ देगी तो सोचो, जीडीपी में योगदान तो गिरते ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा आबादी क्या होगा? गरीबी स्थिति में चले जाएंगे, है ना, मतलब कि आर्थिक स्थिति एकदम निचले स्तर पर चले जाएगी। जिस देश की आबादी, आधे से ज्यादा आबादी अगर गरीबी रेखा में जा चुकी है, मतलब निचले स्तर पर, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मतलब उस देश का विकास कैसे होगा? समझ में आ रहा है? अगर इस क्षेत्र को सरकार ध्यान नहीं देगी, अच्छी से अच्छी योजना नहीं लाएगी, इस क्षेत्र वाले को मतलब सरकार नहीं देखेगी, योजनाएं नहीं देगी, और आर्थिक जो समस्या है वो दूर नहीं करने में लगाएगी। अगर सोचो, अगर सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देगी, इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को दूर नहीं करेगी,
तो इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अच्छे से अच्छी योजनाएं नहीं बनाएगी, अच्छे से अच्छी नीतियां नहीं बनाएगी, सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देगी, तो सोचो क्या होगा, क्या लोक कल्याण हो पाएगा? क्या इन क्षेत्रों वाले को, जितने भी इस प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, क्या उनका कल्याण हो पाएगा? जब उन लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसका मतलब ये डायरेक्टली संकेत देता है कि देश के आधे से ज्यादा आबादी, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी से देखा जाए देश की आधे से ज्यादा आबादी क्या होगा, आर्थिक समस्या से जूझेंगे। आर्थिक समस्या से प्रॉब्लम आएगा। आर्थिक समस्या जब आएगा तो कहने का मतलब देश की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी स्थिति में चली जाएगी। अब कल्पना करो, जिस देश की आधे से ज्यादा आबादी अगर विपरीत परिस्थिति में चली जाएगी, आर्थिक संकट में चली जाएगी, क्या उस देश का आर्थिक कल्याण हो पाएगा? क्या उसका विकास हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि कितना जीडीपी में योगदान है, बल्कि ये देखना चाहिए कि इस सेक्टर में कितने लोग आश्रित है, कितने लोग आधारित है इस सेक्टर में, कितने जनसंख्या, कितने पॉपुलेशन है। तो आधे से ज्यादा 65% आबादी इस सेक्टर में। इसीलिए सरकार को एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से अच्छी योजना लानी चाहिए, इनके लिए अच्छे से अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए इन्हें सरकार लोन देना चाहिए, अच्छे से स्कीम लाने चाहिए, ताकि उन लोगों का आर्थिक कल्याण हो सके, आर्थिक विकास हो सके, लोक कल्याण हो सके, पब्लिक वेलफेयर हो सके। तो कहने का मतलब सरकार अगर इस क्षेत्र को ध्यान देगी, केवल एक क्षेत्र को ध्यान देगी, तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा, आर्थिक समस्याओं का दूर होगा। इसीलिए सरकार के द्वारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत कम टैक्स लगाती है सरकार। जो खाने पीने की जो चीजें होती है, जो डायरेक्ट उत्पादन किया जा रहा है खेतों के द्वारा, है ना, एग्रीकल्चर के द्वारा, कृषि के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा बहुत कम ही टैक्स लगाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र वालों में। तो इसका योगदान कितना? 17%। तो अब जीडीपी ना देखे, ये देखे कि इसमें योगदान कितना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सरकार को ज्यादा इस क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, 15% योगदान है और 29%, इसमें आश्रित कितना पॉपुलेशन, कितना? 25%। लेकिन जब देखते हैं तृतीय क्षेत्र, तो देखो इसको साइड कर दो, आज वर्तमान समय की स्थिति देखो, है ना, वर्तमान समय की स्थिति देखो, आज जनसंख्या भी साइड कर दो, तो जीडीपी में कितना योगदान? तो भाई प्राथमिक क्षेत्र तो समझ में आ गया, इसका एग्रीकल्चर सेक्टर तो समझ में आ गया, इसका जीडीपी हटा। लेकिन जब देखते द्वितीय क्षेत्र तो महज 29% है, और तृतीय क्षेत्र देखते तो 56%। तो भाई द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हो गया? तो कोई भी पौधा जब विकास करता है तो नीचे से विकास करता है, पहले उसका जड़ उसका तैयार होता है, जड़ से उसका तना होता है, तना से उसके बाद पत्तियां आती है, पत्ती के बाद फूल आता है, फूल के बाद ही फल आता है। अचानक ऐसा थोड़ी नहीं कि फल आ गया, पत्ती आया नहीं, फल आ गया। तो ठीक वैसा ही तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का विकास धीरे धीरे होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का विकास होता है, द्वितीय क्षेत्र का विकास होता है, तृतीय क्षेत्र का विकास होता है। प्राथमिक क्षेत्र का विकास नहीं हो, ये समझ में आता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका विकास नहीं होता, समझ में आता है जीडीपी। लेकिन द्वितीय क्षेत्र का कैसे नहीं विकास हुआ? क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, कंपनी, फैक्ट्रीज है। तो एग्रीकल्चर में क्या होना है? प्राकृतिक रूप से उत्पादन किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रकृति के भरोसे, अब भाई नेचुरल पे भरोसा है, नेचुरली देखो जो अपने पे भरोसा है तो समझ में आता है। लेकिन जब नेचुरल पे जब डिपेंड हो जाते हैं तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर तो भाई नेचुरल सेक्टर कहा जाता है। लेकिन जब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर बात करते हैं, ये तो अपने हाथ में है ना, तो इसका क्यों नहीं विकास हुआ? ये महज 29% क्यों रह गया? और जब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, ये 56%, इसका कैसे विकास हो गया? क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक नॉर्मल सा सिद्धांत है, धीरे धीरे विकास होता है। पहले प्राइमरी सेक्टर का विकास होगा, द्वितीय क्षेत्र का होगा, तृतीय क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हो गया? तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, आखिर ऐसे कैसे हो गया? अब देखो, तो आज तक इतना ही, इसको हम कल देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया, तृतीय क्षेत्र का कैसे विकास हो गया। 1971 के अगर कंपेयर किया जाए तो 15% इधर तो विकास हुआ है और इधर भी विकास हुआ है। तो जो जीडीपी में योगदान बढ़ना चाहिए था, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ना चाहिए था, उसके बाद तृतीय क्षेत्र को बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तृतीय क्षेत्र का विकास हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ?